खबरों की दुनिया में आज का दिन दो देशों की सुप्रीम कोर्ट से आई बड़ी खबरों के नाम रहा। एक भारत की सुप्रीम कोर्ट और दूसरी पाकिस्तान। भारत की सुप्रीम कोर्ट के दो संविधान पीठों ने आज दो राज्यों से जुड़े दो ऐतिहासिक फैसले सुना दिए। एक महाराष्ट्र और दूसरा दिल्ली सरकार से जुड़ा। उधर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की मंगलवार को हुई गिरफ्तारी को अवैध बताया और उनकी फौरन रिहाई के आदेश दिए। खबरों की खबर में हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां आज एकनाथ शिंदे सरकार के समर्थकों ने खुशी में आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। आतिशबाजी क्यों हुई और मिठाइयां क्यों बंटी, उसका कारण एक एक करके हम आपको बताते हैं। दिन भर आपको पता ही लग गया होगा, लेकिन शाम को एक बार ठंडे दिमाग से सब चीज जान लेना ठीक रहता है सभी के लिए। तो क्या हुआ हम आपको ये बता दें। शिंदे सरकार बनी रहेगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया है जो एकनाथ शिंदे सरकार के पक्ष में गया है। जी हां, शिंदे सरकार के पक्ष में गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में 5 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा शामिल रहे। शिवसेना के दो फाड़ होने से जुड़े हुए मसले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो पूर्व की उद्धव ठाकरे सरकार को फिर से बहाल नहीं कर सकती, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना ही नहीं किया और उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट उनकी सरकार को बहाल करने पर विचार कर उन्हें राहत दे सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उद्धव के इस्तीफे के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने का न्योता देना सही फैसला था। आपको मालूम है कि ये बात कही गई कि साहब सरकार को रेस्टोर किया जाए। ये मुंबई के जजमेंट में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का नवाज शरीफ का फैसला कोर्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा था कि वक्त पड़ने पर हम जो है सरकार को रेस्टोर कर सकते हैं। पाकिस्तान में सरकार नवाज शरीफ की रेस्टोर की थी उनकी सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि इन्होंने विश्वास मत फेस ही नहीं किया और खुद उद्धव ठाकरे ने अपना त्याग पत्र दे दिया, तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उनकी सरकार को किसी तरह रेस्टोर करें। एक बार आपने त्याग पत्र दे दिया बिना सदन को फेस किए हुए, तो वो वहां पर एक तरीके से उद्धव ठाकरे ने अपने पैरों में स्वयं कुल्हाड़ी मार दी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दूसरी खास बात, भले ही राज्यपाल का बाद में लिया गया फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहरा दिया हो, लेकिन उससे पहले राज्यपाल द्वारा लिए गए फैसले को गलत ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार को फ्लोर टेस्ट का निर्देश देने का फैसला गलत था। कोर्ट ने कहा कि अगर स्पीकर और सरकार अविश्वास प्रस्ताव से बचते हैं तो राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की मदद और सलाह के बिना फ्लोर टेस्ट का आदेश देना सही होता है। लेकिन उस समय विधानसभा नहीं चल रही थी, विपक्षी दलों ने कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं दिया था। राज्यपाल के सामने सरकार के विश्वास पर शक करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं था। राज्यपाल का दिया हुआ फैसला यह संकेत नहीं देता कि विधायक समर्थन वापस लेना चाहते थे। बड़ी बात कह गई सुप्रीम कोर्ट। अगर कुछ विधायक सरकार से बाहर होना भी चाहते थे तो वो एक छोटा ही गुट था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्टी के अंदरूनी मतभेदों को सुलझाने के लिए फ्लोर टेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बहुत कड़े शब्द इस जजमेंट में दिए गए हैं। इस सिलसिले में ना तो संविधान और ना ही कानून राज्यपाल को यह ताकत देता है कि वो राजनीति में पड़े और पार्टियों के अंदरूनी या आपसी विवादों में कोई भूमिका निभाए। राज्यपाल ने जिन सूचनाओं के आधार पर फैसला लिया, उनमें से कोई भी ये इशारा नहीं दे रहा है कि विधायक सरकार से समर्थन वापस लेना चाहते थे। राज्यपाल ने शिवसेना के एक गुट के विधायकों के प्रस्ताव पर भरोसा कर गलती की और ये नतीजा ये निकाला कि ठाकरे ने बहुसंख्यक विधायकों का समर्थन खो दिया है। तो ये जो उन्होंने अज्यूम कर लिया, इस बात को सुप्रीम कोर्ट कह रही है।
विधायकों ने सुरक्षा को लेकर जो चिंताएं जताई, उनका सरकार के समर्थन से कोई लेना देना नहीं है। ये सब मैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आपको वो बता रहा हूं। राज्यपाल को उस पत्र पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। पत्र ये इशारा नहीं दे रहा था कि ठाकरे समर्थन खो चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस और 7 विधायक चाहते तो अविश्वास प्रस्ताव ला सकते थे, इन्हें इसके लिए किसी ने रोका नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फ्लोर टेस्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। इस पर भगत सिंह कोश्यारी कहते हैं कि उन्होंने जो भी कदम उठाया सोच समझकर उठाया। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय या कोई भी न्यायालय का जो भी वो कहते हैं उसका हम बहुत सम्मान करते हैं, और ये मीडिया के लोगों का काम है, ये हमारे एनालिसिस्ट का काम है, ये वकीलों का काम है कि वो उस पर चर्चा करें, विवेचना करें। मुझे लगता है कि चूँकि मैंने राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया है और मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने पूर्व राज्यपाल को कोई सज़ा सुनाई है। सज़ा सुनाई होती तो अपील करता, तो इसलिए उनको कमेंट करने का पूरा अधिकार है और उसका आप सबको सम्मान करना चाहिए। एक तर्क अब ये उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है और उसमें जिस तरीके की पोजीशन ली है, उसमें अभी जो स्पीकर हैं वो क्या फैसला लेंगे? क्या अभी के स्पीकर डिस्क्वालीफाई करेंगे इन विधायकों को? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पूरा इशारा इसी तरफ है। राहुल नार्वेकर, आप स्पीकर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। राहुल जी, मैं आपसे ये सवाल सीधे पूछ दिए देता हूं, आपको नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसका जो सार है वो बहुत सारे जो वरिष्ठ वकील हैं जैसे डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, अभी हम उनका भी बयान चैनल पर चलाएंगे, उनका यह कहना है कि अब ये जिम्मेदारी आपके कंधे पर आती है कि आप एक फैसला लें इन विधायकों के ऊपर? देखिए, जहां तक आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उस विषय में मैं यही कहना चाहूंगा कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में दी गए प्रावधानों का प्रावधान जो है उनका पालन किया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के जो अधिकार है उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से इनकार किया है, और ये बराबर स्टैंड है क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में और हमारे संविधान में दिए हुए दायित्वों में जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इन तीनों के अपने अपने लिमिटेशन है, अपने अपना रोल है, और ये अपेक्षित है कि वो अपने दायरे में रहकर काम करे। और विधानसभा अध्यक्ष का ये पूरा अधिकार है कि वो डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित याचिकाओं पर निर्णय कर पाए, और कोर्ट ने इस अधिकार को केवल स्वीकारा नहीं है तो इसे रिकॉग्नाइज किया है, और मैं इसका स्वागत करता हूं। जहां तक नार्वेकर जी, मेरा सवाल कि आप क्या फैसला लेंगे का सवाल आता है जी, आप ये देखिए कि महाराष्ट्र विधानसभा में आज तक व्हिप अपॉइंट जो हुए थे वो लेजिस्लेचर पार्टी ने दिए हुए रेजोल्यूशन के आधार पर व्हिप अपॉइंट किए गए। शेड्यूल 10 अगर आप देखेंगे तो शेड्यूल 10 में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि पॉलिटिकल पार्टी व्हिप अपॉइंट करेगी या लेजिस्लेचर पार्टी अपॉइंट करेगी, और इसलिए मैं समझता हूं कि इस इंटरप्रिटेशन के आने तक मैंने लिए हुए निर्णय में कोई भी इलीगलिटी थी ऐसे मुझे लगता नहीं। लेकिन आज कोर्ट ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन किया है उसके आधार पर यदि ये लॉ ऑफ द लैंड बन चुका है कि अधिकार पॉलिटिकल पार्टी को है, तो निश्चित रूप से इसके आगे जो कार्रवाई होगी वो इस रूलिंग के आधार पर ही होगी। और एक बात हमें बहुत अच्छी तरह समझनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा है कि इन दोनों में से किसको व्हिप अपॉइंट कंसिडर करना चाहिए। केवल इतना कहा गया है कि पॉलिटिकल पार्टी शैल अपॉइंट द व्हिप, और आगे ये भी कहा गया है पॉलिटिकल पार्टी उस समय कौन कंट्रोल में था, कौन सा गुट, कौन सा गट पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट करता है, ये निर्णय भी विधानसभा अध्यक्ष को लेना है। यानी कोर्ट ने जो स्ट्राइक डाउन किया है वो अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लेजिस्लेटर पार्टीज रिकमेंडेशन, इस बारे में उन्होंने स्ट्राइक डाउन किया है। लेकिन वो स्ट्राइक डाउन करते हुए पॉलिटिकल पार्टी के बारे में निर्णय लेने का अधिकार भी उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को दिया है। तो आप क्या फैसला लेंगे?
मैं निश्चित रूप से एनडीटीवी के प्रोग्राम में तो फैसला लूंगा नहीं, लेकिन जो फैसला लूंगा वो फैसला निश्चित रूप से संविधान में दिए हुए प्राविधानों के आधार पे होगा, सुप्रीम कोर्ट ने दिए हुए गाइडलाइंस के आधार पे होगा, और ये फैसला भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के विचार से लिया जाएगा। ठीक है राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। अब देखना ही होगा आप फैसला क्या लेंगे, क्योंकि जो फैसला आप लेंगे उस पर भी तमाम सवाल उठ सकते हैं या तमाम निगाहें आपके ऊपर रहेंगी कि आप क्या महत्वपूर्ण फैसला लेते हैं। कुछ सवाल आपसे भी पूछे जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तीसरा अहम पहलू वो है जिसमें यह कहा है कि स्पीकर द्वारा भरत गोगावाले को शिवसेना का विप बनाने का फैसला भी गैर कानूनी था। यही बात जो अभी राहुल नार्वेकर बता रहे हैं। आप स्पीकर हैं अभी विधानसभा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10वीं अनुसूची के तहत यह अहम है कि विप को राजनीतिक दल नियुक्त करें। यह मानना कि विधायक दल विप को नियुक्त करता है, इसका मतलब होगा कि राजनीतिक दल से विप को अलग कर देना। इसका मतलब यह है कि विधायक राजनीतिक दल से अलग हो सकते हैं। बेंच ने कहा कि 3 जुलाई 2022 को नए विप को मान्यता देते वक्त स्पीकर को पता था कि शिवसेना विधायक दल में 2 गुट हो गए हैं। स्पीकर ने यह पहचान करने की कोशिश नहीं की सुनील प्रभु और भारत गोगावाले में से कौन सा विप पार्टी से मान्यता प्राप्त है। स्पीकर को सिर्फ राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त किए गए विप को मान्यता देनी चाहिए। बेंच ने कहा कि अयोग्यता की कार्रवाई के दौरान अपने पक्ष में कोई भी गुट ये तर्क नहीं दे सकता कि वही मूल राजनीतिक दल है। 16 विधायकों के अयोग्य ठहराए जाने से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अब स्पीकर पर छोड़ दिया है। शिवसेना उद्धव के प्रवक्ता संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की व्याख्या अपने हिसाब से की। क्या की, आइए सुनते हैं। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो शिंदे गुट का व्हीप है वही गैर कानूनी इलीगल है। उसका मतलब है वो लोगों ने जो व्हीप बजाया था वो गैर कानूनी है, और हमारा जो व्हीप था उसने जो आदेश दिया है वो कानूनी है। वो उस व्हीप के मुताबिक तो सब लोग अभी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आइए सुनते हैं कि राज्यपाल और स्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान के जानकार फैजान मुस्तफा किस तरीके से देखते हैं। हमारे देश में ये एक बड़ी समस्या रही है आया राम गया राम की, और उसी को नियंत्रण करने के लिए 1985 में 52वें संविधान संशोधन से डिफेक्शन लॉ लाया गया। उस लॉ में ये प्रावधान था कि अगर 1/3 लोग किसी पार्टी को तोड़ते हैं तो वो स्प्लिट माना जाएगा और वो फिर डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। फिर वाजपेयी सरकार ने उसमें एक और संशोधन किया और उन्होंने स्प्लिट वाली चीज को हटा दिया और ये कहा कि अब ये 2/3 लोग हों जो टूटे और वो फिर मर्ज हों किसी और पार्टी में। महाराष्ट्र के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर का शक्तियों के दुरुपयोग के बारे में बड़े विस्तार से इस निर्णय में डिस्कशन किया, और जो उन्होंने फैसला दिया है वो, क्योंकि हम एक संसदात्मक शासन प्रणाली हैं, हमारे यहाँ केंद्र में और राज्यों में आपको मालूम है सरकारें बनती हैं, अक्सर क्लियर मैंडेट नहीं मिलता, अक्सर सरकारों से उनकी पार्टी के ही एमएलए जो हैं वो सपोर्ट विड्रॉ कर लेते हैं। तो किस चीज को ये माना जाए कि अब सरकार से ये कहा जाए कि वो विश्वास मत प्राप्त करे, इस पर जो आज फैसला चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिया है वो आगे के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ एमएलएस का, जैसे इस केस में देवेंद्र फडणवीस और 7 एमएलएस ने लिखा कि साहब वो विश्वास मत प्राप्त करने के लिए उनसे कहा जाए उसको, या ये कि पार्टी का जो डिसिप्लिन है उसको जो लोग तोड़ते हैं, पार्टी के अनुशासन को, वो कुछ लिखें, उसको मानकर स्पीकर कोई फैसला करे। इन दोनों चीजों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणियां की हैं और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर ना तो कोई ऐसा कारण था गवर्नर के सामने, ना उनके सामने कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव मटेरियल था जिसके बिना पर उन्हें ये लगता कि शायद
जो ठाकरे सरकार है उद्धव ठाकरे की, वो विश्वास मत खो चुकी है, या स्पीकर ने जिस तरीके से जो स्प्लिट ग्रुप था उसकी बात को माना और विप के रिकॉग्निशन में जो उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट के इस केस की सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे गुट ने 2016 के नबम रेबिया केस का हवाला दिया है। अब आप सोचेंगे कि ये कौन से केस का हवाला दे दिया, तो आइए आपको वो बताते हैं। नबम रेबिया केस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 5 जजों की बेंच ने बड़ी बेंच को भेज दिया है। दरअसल नबम रेबिया केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि अगर स्पीकर को हटाने से जुड़ा नोटिस लंबित है तो वो विधायकों को अयोग्यता से जुड़ा नोटिस नहीं दे सकते। सुनवाई के दौरान बार बार ये सवाल उठा कि क्या स्पीकर को हटाने की मंशा से दिया गया नोटिस स्पीकर को संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला करने से रोकता है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को भेज दिया गया है। आशीष भार्गव और जानकारी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों के संविधान पीठ ने अपने ही 5 जजों के संविधान पीठ के 2016 के नबम रेबिया मामले को विचार के लिए, एक बार फिर से विचार के लिए उसे बड़ी बेंच यानी कम से कम 7 जजों के बेंच को भेजा है। मुद्दा ये था कि उद्धव ठाकरे गुट ने इसमें मांग की थी कि इस फैसले पर एक बार फिर पुनर्विचार की जरूरत है, क्योंकि ये फैसला जो है वो महाराष्ट्र में जो कोई राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उसमें इस फैसले ने एक महत्वपूर्ण रोल निभाया था। और उद्धव ठाकरे गुट का कहना था कि ये जो है वो विरोधाभासी है 1992 के फैसले से, क्योंकि इसमें कहा गया है इस फैसले में नबम रेबिया में कि अगर किसी स्पीकर के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नोटिस हो तो ऐसे में वो सदस्यों की अयोग्यता का फैसला नहीं कर सकता। और यही हुआ जब एकनाथ शिंदे गुट के लोगों के खिलाफ अयोग्यता का नोटिस जारी किया तो उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ अविश्वास पर नोटिस भेजा था कि उन्हें स्पीकर पर भरोसा नहीं है। डिप्टी स्पीकर उस समय थे। तो इसके बाद ये मामला, इस मामले ने तूल पकड़ा और फिर वो फैसला नहीं कर पाए। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस भी हुई और अब 5 जजों के पीठ ने ये कहा है, उद्धव ठाकरे गुट की बात मानी है कि इस मामले पर एक बार फिर से विचार होना चाहिए कि नबम रेबिया मामला कहीं टकराव तो नहीं करता, विरोधाभासी तो नहीं, इसलिए बड़ी बेंच इस मामले को सुनेगी। खास तौर पर क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो नबम रेबिया मामला, इस पर इसलिए दोबारा से विचार करने की जरूरत है क्योंकि ये कई चीज़ों में विरोधाभासी है। आर्टिकल 179 संविधान का 181 जो आर्टिकल है उसके भी विरोधाभासी है। बहुत सारी चीज़ों में ये विरोधाभासी है जिस पर एक बार विचार होना चाहिए दोबारा से कि ऐसे में जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि खुद स्पीकर के खिलाफ या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ किसी सदस्य ने अविश्वास नोटिस जारी किया और उनको हटाने की मांग की हो, तो क्या वो उन सदस्यों की अयोग्यता पर को निर्धारित कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि नबम रेबिया इससे रोकता है। इसे बड़ा नुकसान यहाँ पर उद्धव ठाकरे ग्रुप को हुआ है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला है और एक बार फिर ये बड़ी बेंच में गया है। लेकिन ये फैसला जब बेंच बनेगी तो फिलहाल उद्धव ठाकरे को इस मामले में कोई राहत नहीं है। उनकी सरकार बहाल नहीं हुई, एकनाथ शिंदे की सरकार चलती रहेगी। बाकी अभी ये सब भविष्य की बात है, जो भी कुछ होगा वो भविष्य के लिए होगा। तो आज के फैसले के बाद जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अपने अपने हिसाब से लोगों ने व्याख्या करने की कोशिश की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर फैसला लिया। उधर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोर्ट के फैसले को अपनी बड़ी जीत बताई। इस देश में अब प्रजातंत्र, उसकी रक्षा करना हमारा काम है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर मैं रिजाइन नहीं करता, मैं इस्तीफा नहीं देता तो शायद मैं वापस मुख्यमंत्री बन जाता। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी लड़ाई जनता के लिए है, मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए है। और भले हम इसके पहले राजनीति में विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन एक मत तो हमारा हो गया है कि इस देश को हमें बचाना है, संविधान को बचाया है। और इसलिए आप यहाँ आए हैं, हम मिलकर आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं, सबके घर जा रहे हैं, हम सब मिलकर ये जो अपने देश को फिर से एक बार गुलाम बनाना चाहते हैं उनको घर भेजेंगे। और मुझे पक्का भरोसा है पूरी जनता हमारा इंतजार कर रही है। सत्यमेव जयते कहते हैं, सत्य का विजय हुआ है और
सर्वोच्च न्यायालय में जो महाराष्ट्र सरकार की जो केस थी उसमें ये सरकार जो है हमने गठित किया हुआ शिवसेना भाजपा का वो कानूनी तौर से घटनात्मक दृष्टि से योग्य है, इसमें शिक्कामोर्तब हुआ है। अब घटना बाह्य बोलने वालों को ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने काल बाह्य कर दिया है। उनको अभी अगर निर्णय को मानते होंगे तो हम लोग तो निर्णय को मानने वाले लोग हैं। आज उद्धव ठाकरे जी नीतीश कुमार जी के साथ एक पत्रकार वार्ता साझा कर रहे थे और उस वार्ता में उन्होंने ये कहा कि मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। नैतिकता की बात करना उद्धव ठाकरे जी को शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के साथ चुनकर आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ आप गए, उस समय इस नैतिकता को कौन से डिब्बे में आपने बंद किया था, इसका जवाब आप दीजिए। मूल रूप से उद्धव जी आपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया था, आपने डर के कारण इस्तीफा दिया था, क्योंकि आप जानते थे कि आपके लोग आपको छोड़कर चले गए हैं, आप विश्वास मत प्रस्ताव नहीं जीतेंगे और एक प्रकार से हारने के बाद शर्मसार होना, इसको टालने के लिए आपने इस्तीफा दिया था। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे के वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने हमें बताया कि वो आज आए फैसले को किस तरीके से देखते हैं। आइए जरा वो सुनते हैं। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, 70-75% पक्ष में जो आप बार बार पढ़ रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा क्यों दे दिया, उसको एक मिनट अलग रख दीजिए। जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे इस केस में उठे वो सब हमारे पक्ष में गए। नंबर 1, क्या विप राजनीतिक पार्टी द्वारा दी हुई विप होती है या विधायिका पार्टी द्वारा? निर्णय हो गया कि राजनीतिक पार्टी वाला होती है। नंबर 2, राजनीतिक पार्टी कौन थी जिसने विप दी? उद्धव ठाकरे। नंबर 3, सही लेजिटिमेट संवैधानिक विप कौन सी होती है? उद्धव ठाकरे वाली। नंबर 4, क्या उस विप को लागू किया स्पीकर ने या क्या दूसरे पक्ष की गलत विप को लागू किया स्पीकर ने? तो ये होल्ड किया है बड़ा स्पष्ट रूप से कि स्पीकर का ये निर्णय कि वो इस विप को इग्नोर करे और एकनाथ शिंदे ग्रुप की विप को देखे, वो गलत है। जिस विप को नियुक्त किया वो भी गलत है, उसको रिकॉग्नाइज करना भी गलत है। और अंतिम बात सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे उच्च स्तरीय है उस प्रदेश में, राज्यपाल, उसका जो मूल निर्णय है, जो नींव है, उद्धव ठाकरे वोट किस पे करते? फ्लोर टेस्ट में ना। जो नींव है फ्लोर टेस्ट को बुलाने की, वो बुलाने वाली नींव राज्यपाल वाली असंवैधानिक है, निरस्त है, गैर कानूनी है, क्योंकि राज्यपाल के सामने कोई भी तथ्य नहीं थे ये निर्णय लेने के। तो इससे ज्यादा इससे बचता क्या है बताइए भैया। अब एक तो बात पक्की है कि आप नैतिक रूप से, कानूनी रूप से, राजनीतिक रूप से, मौलिक रूप से पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। अब आते हैं इस इस्तीफे की बात पे। आज उसमें एक वाक्य है निर्णय में कि स्पीकर जो अब हैं उनको ये डिस्क्वालिफिकेशन वाली याचिकाओं को जो लंबित हैं उनको निर्णय करना चाहिए कोट अनकोट विद इन अ रीजनेबल पीरियड। हर चीज लिखी नहीं जाती विद इन अ रीजनेबल, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 साल से तो पेंडिंग ही है। मेरा प्रश्न जो है बड़ा सरल और लेकिन मूल का है। आज अगर आप स्पीकर हैं तो ये बताएं मुझे, कैसे आप निर्णय करेंगे कि वो लोग डिस्क्वालिफाइड नहीं है? क्योंकि ये तो मानी भी बात है कि अब जब विप को सही होल्ड किया, उद्धव ठाकरे की विप को सही होल्ड किया, तो जितने भी लोग हैं जिनके विरुद्ध ये याचिका है, सबने उस विप का उल्लंघन किया है। तो निर्णय कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसको जैसे ही स्पीकर उठाएगा इस याचिकाओं को, तो उसको सिर्फ एक ही अनिवार्य है उसके लिए परिणाम, कि सब डिस्क्वालीफाई होते हैं। इसलिए मैंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भविष्यवाणी की है कि माननीय स्पीकर बीजेपी और केंद्र सरकार के इंस्ट्रक्शंस पे, जिसके आधार पे ये पिछला वारदात भी हुई, पिछले गवर्नर ने भी, राज्यपाल ने भी एक्शन लिया, वो सिर्फ इसको या तो विलंब करेंगे या ये निर्णय करेंगे कि निर्णय नहीं करना है। क्योंकि जैसे ही ये निर्णय करते हैं कि ये निर्णय ये हुआ XYZ, तो या तो उनको लिखना पड़ेगा कि भाई संकेत उपाध्याय डिस्क्वालीफाइड है, और या क्योंकि वो लिख नहीं सकते ये, उसको विलंब करना है। दोनों केस में हमको कोर्ट जाना पड़ेगा
लेकिन इन सब में आप एक्सपोज कितने होते हो? जनता जनार्दन देख रही है कि किस बेशर्मी से, किस थिक स्किन तरीके से आप चिपके हुए हो अपनी सीट पे। और बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील नलिन कोहली ने महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा न देते तब भी उनकी सरकार नहीं बचती, क्योंकि उनके पास बहुमत ही नहीं था। विषय को बड़े आराम से देखिए आप। विषय में क्या था कि एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना से बाहर निकल गए। उन्होंने कहा जी हम असली शिवसेना है। उद्धव ठाकरे जी ने इस्तीफा दिया। क्यों इस्तीफा दिया? क्योंकि इस बात को वो समझ गए कि लोकतंत्र में संख्या के आधार पर सरकार बनती है, तो संख्या उनके पास थी नहीं, उन्होंने इस्तीफा दिया। अब जजमेंट कहता है कि जो राज्यपाल है उन्होंने ये जो इस्तीफा हो गया और उन्होंने एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस जी को उप मुख्यमंत्री, क्योंकि भाजपा का समर्थन था, कई लोगों का समर्थन था, तो उनकी सरकार बनना उसे उचित और सही ठहराया। अब 1 मिनट के लिए रोक लेते हैं। जजमेंट में ये कहा भी गया है कि यदि वो इस्तीफा नहीं देते तो हम शायद कुछ मदद करते, लेकिन इस्तीफा अगर नहीं देते तो उनके पास संख्या थी नहीं, फ्लोर टेस्ट में वैसे ही हार जाते। तो इसीलिए उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि वो समझ गए कि उनके पास संख्या नहीं है, संख्या के आधार में ही लोकतंत्र में सरकार बनती है। दूसरा विषय क्या है कि जो राज्यपाल है उन्होंने पार्टी के विषयों को उन्हें नहीं देखना चाहिए था, ये उन्होंने कहा है। लेकिन जहां तक सरकार की बात करें, मैं मानता हूं कि बिल्कुल सही हुआ। कोर्ट ने उसको सही ठहराया और सरकार बन गई, उसे किसी रूप से निरस्त नहीं किया या उस पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो कुल मिला के जो एक मॉरल विक्ट्री की बात शिवसेना करने का प्रयास कर रही है वो ठीक है, वो अपनी जगह है कि वो मॉरल विक्ट्री की बात करें, लेकिन असली बात यह है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उनकी सरकार नहीं चल सकती थी, नहीं चली, नई सरकार आई और आज भी नई सरकार मान्य है।